अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, मैं तुम्हें यह अभिशाप और भोगने नहीं दूंगा यक्षिणी। बताओ मुझे तुम्हारा यह अभिशाप कैसे टूटेगा। मैं तुम्हारा यह अभिशाप तोड़ दूंगा। यक्षिणी अनुराग को नम आंखों के साथ देखते हुए मन में सोचती है कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं लेखक बाबू। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरा अभिशाप कैसे टूटेगा। जब यक्षिणी कुछ जवाब नहीं देती है तो अनुराग यक्षिणी से फिर पूछ पड़ता है, बोलो यक्षिणी, तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? तुमने अभी मुझे कहा था ना कि तुम मुझे सब कुछ बताओगी, तो फिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम्हारा अभिशाप कैसे टूटेगा? यक्षिणी अनुराग से झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, मुझे नहीं पता। अनुराग नाराजगी के साथ कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना यक्षिणी। जैसे ही यक्षिणी ये बात अनुराग के मुंह से सुनती है वो भी शॉक्ड रह जाती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग ने उसके झूठ को कैसे पकड़ लिया था। अनुराग यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ यक्षिणी, और तुम्हारी निगाहें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हैं। मुझे पता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। बस तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। क्यों यक्षिणी, क्यों? यक्षिणी अभी भी खामोश ही रहती है। अनुराग फिर यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, प्लीज यक्षिणी बताओ मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह तड़पते नहीं देख सकता हूँ। प्लीज यक्षिणी मुझे बताओ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। जब अनुराग यक्षिणी के सामने ये शर्त रखता है तो यक्षिणी अपने आप को रोक नहीं पाती है और नम आंखों के साथ अनुराग को देखते हुए बोल पड़ती है, आपको मारकर लेखक बाबू, आपको मारकर मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। जैसे अनुराग ये बात सुनता है उसके दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ डायन ने मुझे अभिशाप दिया था तो साथ में उस अभिशाप का तोड़ भी उसी में छुपा हुआ था, जिसके अनुसार जो भी मर्द मेरे अंदर की वासना को शांत करेगा उसे मुझे मारना होगा, उसके दिल की आहुति देनी पड़ेगी। वही मेरा सच्चा प्रेमी होगा और सदियों बाद मेरे अंदर की वासना को जिसने शांत किया है वो आप हैं, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे प्रेमी हैं। इतना कहकर यक्षिणी रोने लग जाती है। अनुराग यक्षिणी की नम आंखों को देखते हुए ही कहता है, तो तुम फिर इंतजार किस चीज का कर रही हो यक्षिणी? मार दो मुझे। यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं लेखक बाबू? अनुराग यक्षिणी को देखते हुए ही कहता है, वही जो तुमने सुना यक्षिणी, मार दो मुझे। तुम भी तो सदियों से इसी दिन का इंतजार कर रही होगी ना कि कब तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी, कब तुम आजाद होगी। अब वो पल आ गया है तो उसे ऐसे ही अपने हाथ से मत जाने दो, मार दो मुझे। यक्षिणी रोते हुए ही कहती है, हाँ लेखक बाबू, मैं सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर मुझे क्या पता था जिसको मुझे मारना होगा वो इतना अच्छा इंसान होगा, जिसके दिल में मेरे लिए इतना प्यार होगा कि वो हंसते हंसते मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाएगा। सदियों से इस पृथ्वी लोक से छुटकारा पाना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था यहीं पर मुझे एक ऐसा शख्स मिल जाएगा जिससे मैं प्रेम कर बैठूंगी, और उस प्रेम में मुझे मेरे लोक से लगाव भी कम हो जाएगा। मुझे पता है जितना प्रेम आप मुझे करते हैं उतना प्रेम मेरे लोक में भी मुझे कोई नहीं कर सकता। अनुराग खामोशी के साथ यक्षिणी की सारी बातें सुनते रहता है। उसे यक्षिणी की निगाहों में वो प्रेम नजर आ रहा था जो कभी चित्रा की निगाहों में भी नजर नहीं आया था। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं आपको नहीं मार सकती लेखक बाबू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको भला कैसे मार सकती हूँ? जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए मरा या मारा नहीं जाता, बल्कि उनके साथ जिया जाता है ताकि वो प्यार अमर हो सके। और मैं भी हमारा प्यार अमर करना चाहती हूँ लेखक बाबू। अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आप अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताएंगे ना लेखक बाबू? अनुराग खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। यक्षिणी फिर अनुराग से पूछती है, आप चुप क्यों हो गए लेखक बाबू? बोलिए ना, आप अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताएंगे ना मेरे साथ रहकर? अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, मैं कैसे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ यक्षिणी? मेरी जिंदगी तो पहले ही किसी और के नाम हो चुकी है। यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, चित्रा के नाम न लेखक बाबू। जब अनुराग यक्षिणी के मुंह से चित्रा का नाम सुनता है तो उसके दिल को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक खिल जाता है। अनुराग यक्षिणी से हैरानी के साथ पूछता है, तुम्हें कैसे पता है यक्षिणी? यक्षिणी बात को घुमाते हुए कहती है, आप शायद भूल रहे हैं लेखक बाबू, मैं कौन हूँ? मैं यक्षिणी हूँ और मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है।
जितना आप अपने बारे में नहीं जानते उससे ज्यादा मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे तो आपके बेटे युग के बारे में भी पता है कि आप उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी करेंगे। अनुराग एकदम शांत हो गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। यक्षिणी अपनी बात को ही आगे जारी रखते हुए कहती है, आपको याद नहीं लेखक बाबू, पर आप चित्रा के होने से पहले ही मेरे हो चुके थे, बचपन में ही। आप बचपन से मुझसे प्यार करते आ रहे थे और आपने मुझसे कहा भी था कि आप ताउम्र मेरे साथ रहेंगे, पर शहर में न जाने ये क्या करके आ गया। अनुराग अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है, पर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अनुराग डरने लग गया था कि कहीं यक्षिणी उसे चित्रा और युग को छोड़ने के लिए ना बोल दे। अनुराग की आंखों में देखकर यक्षिणी समझ गई थी कि अनुराग के मन में क्या चल रहा था। अगले पल यक्षिणी अनुराग को अपने ऊपर भरोसा दिलाते हुए कहती है, आप डरिए मत लेखक बाबू, मैं आपको किसी रिश्ते के बंधन में बंधने के लिए नहीं बोल रही हूँ, न मैं कभी किसी रिश्ते के बंधन में बांधूंगी, क्योंकि प्यार को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, उसे बस जिया जा सकता है। अनुराग तुरंत यक्षिणी से पूछ पड़ता है, अगर तुम्हें मुझे किसी बंधन में नहीं बांधना तो तुम मुझसे क्या चाहती हो यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग के सामने अपनी बात रखते हुए कहती है, मैंने कहा तो लेखक बाबू आपसे कि मैं आपके साथ अपने प्रेम को जीना चाहती हूँ। मुझे बस आपका जीवन भर तक साथ चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। सदियों से मैंने अपनी जिंदगी अकेले बिताई है इसी घाट पे, पर अब और नहीं। मैं ये जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती। मुझे भी एक साथी चाहिए, एक प्रेमी चाहिए जो आप हैं। जो प्रेम हर स्त्री को चाहिए होता है, वही प्रेम मुझे भी चाहिए, और मुझे पता है वो प्रेम सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि आप ही मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अभी भी घबराया जा रहा था। उसकी ये घबराहट उसके हाथों की हिलती हुई उंगलियों को देखकर साफ समझी जा सकती थी। यक्षिणी अनुराग को अपने ऊपर भरोसा दिलाते हुए कहती है, आप डरिए मत लेखक बाबू, मैंने कहा ना आपसे, मैं कभी आपको किसी बंधन में नहीं बांधूंगी, न कभी आपके बेटे युग और चित्रा को आपसे दूर होने के लिए कहूंगी। चाहे तो हम बिसाह कर लेते हैं। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? बिसाह? कैसा बिसाह? जब अनुराग यक्षिणी से बिसाह के बारे में पूछता है तो यक्षिणी तुरंत उसे बिसाह के बारे में सब कुछ बता देती है कि बिसाह क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है, साथ में ये भी कि जब वो टूटता है तो क्या होता है। इन सब बातों के बीच में ही उन दोनों के बीच बिसाह भी डिसाइड हो जाता है। सब कुछ बताने के बाद यक्षिणी अनुराग से फिर पूछती है, कहिए लेखक बाबू, क्या आप मेरे साथ बिसाह करेंगे? अनुराग मन में सोचने लग जाता है, यक्षिणी चाहती तो अभी मुझे मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती थी और अपने लोक वापस जा सकती थी, पर ये ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि सच में ये मुझसे बहुत प्यार करती है, चित्रा से भी ज्यादा। वरना चित्रा ने तो चंद पैसों के लिए मुझसे मुंह फेर लिया था, पैसे देने से मना कर दिया था, और यहाँ पर तो यक्षिणी मुझे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। यक्षिणी से ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, चित्रा भी नहीं। यक्षिणी के प्यार के आगे चित्रा का प्यार कमजोर पड़ गया था। अनुराग को हर जगह यक्षिणी दिखाई देने लग गई थी और चित्रा दूर जाते हुए दिखाई देने लग गई थी। अगले ही पल अनुराग यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं क्या कहूँ यक्षिणी, तुम ही कहो, क्या तुम मेरे साथ बिसाह करोगी? यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ लेखक बाबू, मैं आपके साथ बिसाह क्या सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप बस एक मौका तो दीजिए। इतना कहकर यक्षिणी अपना एक बाल हाथ में लेती है, उसे आधा तोड़ती है और अनुराग के बाल से जोड़कर मन ही मन मंत्र पढ़ते हुए उनमें गठान बांधते हुए अनुराग से बिसाह करने लग जाती है। कुछ ही देर में अनुराग और यक्षिणी के बीच बिसाह हो जाता है, वही बिसाह जो युग को दिखाई दिया था जब वो अभिमन्यु के साथ यामिनी को बुलाने के लिए घाट पर गया था, और साधना करते वक्त उसे यक्षिणी और अनुराग दिखाई दिए थे बिसाह करते हुए इसी घाट पर। बिसाह करने के बाद ही अनुराग यक्षिणी को अपने साथ अपनी ग्रेवयार्ड कोठी ले गया। जैसा कि उसने बिसाह किया था कि वो यक्षिणी के साथ रहेगा, इसलिए वो यक्षिणी को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी चले गया। यक्षिणी भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहने के लिए तैयार हो गई थी। बाकी की बची खुची रात उन दोनों ने एक साथ एक ही बिस्तर पर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गुजारी। जब सुबह हुई तो एक अच्छी पत्नी की तरह अनुराग से पहले ही यक्षिणी उठी। उसने नहाया और पहली बार काली साड़ी की जगह नीली साड़ी पहनी, साथ में मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी धारण किया। जैसे बीती हुई अमावस्या की काली रात के बाद एक नया सवेरा आया हो उसकी जिंदगी में, एक नया रंग, एक नई उमंग लेकर। यक्षिणी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में अनुराग की पत्नी ही हो। वो नीली साड़ी में
मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और मंगलसूत्र के साथ और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तैयार होने के बाद यक्षिणी सीधे किचन के अंदर गई और खुद अपने हाथों से अनुराग के लिए बड़े प्यार से चाय बनाने लग गई। उसे पता था अनुराग बड़े कप में ही चाय पीना पसंद करता था, इसलिए उसने बड़े कप में ही चाय छानी और अनुराग के कमरे में ले गई। पर अनुराग अभी भी सो रहा था। यक्षिणी ने चाय प्याली में रखी और अनुराग के सामने ही स्टूल पर बैठकर उसकी नींद खुलने का इंतजार करने लग गई। सोते हुए अनुराग को देखकर यक्षिणी को उस पर और ज्यादा प्यार आने लग गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अनुराग को चूम ले, पर वो अपने ऊपर काबू करे हुए थी। पर कुछ ही देर में उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो अनुराग को चूमने के लिए अपने लब उसके पास ले जाने लग जाती है। यक्षिणी अनुराग को चूमने ही वाली थी कि तभी अनुराग अपनी आंखें खोल देता है। यक्षिणी तुरंत अनुराग से दूर हटने लग जाती है। यक्षिणी अनुराग से दूर हट पाती उससे पहले ही अनुराग अपने दोनों हाथों से यक्षिणी को कमर से पकड़ता है और उसके लब चूम लेता है। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से दूर हटते हुए कहती है, बीती रात कम पड़ गई थी क्या लेखक बाबू, जो आप सुबह सुबह ही चालू हो गए। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, खेल शुरू करे कोई और इल्जाम लगे किसी और पर। मैं चालू हुआ कि तुम चालू हुई सुबह सुबह यक्षिणी? यक्षिणी शर्माते हुए कहती है, मैं तो बस मच्छर को मार रही थी इसलिए आपके पास आई थी। अनुराग पलटकर कहता है, अच्छा जी, मच्छर को हाथों से मारा जाता है कि लबों से मारा जाता है? और कहाँ है मच्छर? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो बस एक सुंदरी दिखाई दे रही है जिसे बाहों में भरने का मन कर रहा है। अनुराग की ये बात सुनकर यक्षिणी शर्माने लग जाती है। यक्षिणी को देखकर अनुराग को बहुत हैरानी होती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने यक्षिणी नहीं बल्कि एक आम स्त्री खड़ी हो जो किसी की पत्नी हो। अनुराग यक्षिणी से पूछता कि उसने इस तरह का श्रृंगार करा है। उससे पहले ही यक्षिणी अनुराग की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहती है, लीजिए लेखक बाबू, चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। अनुराग चाय के कप को थामते हुए कहता है, अरे सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, ये हुई ना बात। दिन की शुरुआत तो ऐसे ही होनी चाहिए, पहले रसीले लब चूमकर और फिर चाय चूमकर। अब तो चाय और भी मीठी लगेगी मुझे। इतना कहकर अनुराग प्याली में से चाय का कप उठाता है और उसे पीने लग जाता है। अभी अनुराग ने चाय का एक घूंट ही पिया था कि उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो गंभीर हो जाता है। यक्षिणी तुरंत अनुराग से पूछती है, क्या हुआ लेखक बाबू, आप सुबह सुबह क्या सोचने लग गए? कहीं आपको अपनी पत्नी चित्रा की याद तो नहीं आ रही? अनुराग तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं यक्षिणी, मुझे भला चित्रा की याद क्यों आएगी? वो मेरे लिए सुबह सुबह चाय नहीं बनाती थी, बल्कि वो तो सीधे उठकर अपने काम पर चली जाया करती थी। मुझे तो खुद सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता था। यक्षिणी पूछती है, तो फिर चाय पीते ही आप इतना परेशान क्यों हो गए? अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, रात के बारे में सोचकर। यक्षिणी हैरानी के साथ पूछती है, रात के बारे में सोचकर? क्या सोचकर लेखक बाबू? अनुराग जवाब देता है, यही कि तुमने मुझे सब कुछ बताया लेकिन एक चीज नहीं बताई। यक्षिणी हैरानी के साथ पूछती है, क्या नहीं बताया मैंने आपको लेखक बाबू? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।